तो भाई अगर आप कोई आर्टिकल जो है वो थोड़े बहुत भी याद है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा भी। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बजट। तो अपने ने पिछली क्लास में बजट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी और फिर लास्ट में अपने बजट ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे पहुंच गए थे भी। तो एक तो सीधी सिंपल सी बात है भी, हिंदी में इसको किस तरीके से याद करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस बनता है किसके लिए? बजट के लिए। इसका मतलब क्या है भाई? सीधा सिंपल सा है, बजट रखवाता कौन है? प्रेसिडेंट। रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर वाली चीज है यहाँ पर। लेकिन यहीं पर मैं कंटीजेंसी फंड में चला जाऊं कि कंटीजेंसी फंड जो है वो होल्ड कौन करता है, किसके अंडर में होता है? प्रेसिडेंट के। उसके बिहाफ पे रखता कौन है? तो वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी है। वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर मत याद कर लेना। ठीक है, वो ऐसे ही कंपेयर करके बता रहा हूँ कि वो वहां पर भी ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन वो फाइनेंस सेक्रेटरी है भाई। बजट को रखवाता कौन है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रखवाता है। रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर रखता है भी। ठीक है। और इसे कहते हैं क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। अब इस बजट जो है उसमें जो डिमांड आएगी किसके लिए? ग्रांट्स के लिए। वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से आएगी, आर्टिकल 113। इसके बाद में कोई भी, मतलब यूं इसको ऐसे याद कर लो, एक पैसा भी हम विड्रॉ नहीं कर सकते किसमें से? कंसोलिडेटेड फंड में से। किसके बिना? एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, कानून बनाए बिना, वोटिंग करवाए बिना। और ऐसा जो बिल या ऐसा जो एक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? अप्रोप्रिएशन बिल या एक्ट बनेगा, एक्ट कहलाएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 114। ठीक है भी। इसके बाद में मनी बिल। मनी बिल जो है वो टैक्स से जो रिलेट होता है, हालांकि टैक्स से नहीं भी, आर्टिकल 110 से रिलेटेड कोई भी चीज हो बिल में आ रही है, चाहे वो मनी बिल हो चाहे वो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट हो। ठीक है भी। उसके लिए क्या चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। ये कहाँ दिया हुआ है? ठीक है भी। और ऐसा बिल पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। फिर हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि प्रेसिडेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशंस है, प्रेसिडेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशंस है वो कौन कौन से बिल्स में चाहिए? ठीक है, तो हमने कहा मनी बिल में चाहिए। फिर यहाँ पर याद कर लो एक और चीज, क्या? डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए चाहिए। अच्छा, मनी बिल के लिए चाहिए, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के लिए चाहिए, और किसके लिए? ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए चाहिए। आर्टिकल 3 जो नए स्टेट को, जो नए स्टेट बनाने से रिलेट करता है भाई, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट में से तोड़कर आप कोई नया स्टेट बना रहे हो, वो वाला बिल भी क्या आएगा? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। और आर्टिकल 304 क्या कहता है कि 301 में जो चीज दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर में बिल आता है तो वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक और प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, लेकिन वो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले नहीं होती, बिल को कंसीडर करने से पहले होती है, वोटिंग से पहले होती है। वो कौन से बिल के लिए होती है? फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए होती है। इसके बाद में नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये किसमें भी? आर्टिकल 265 में। और फिर मैंने आपको कहा था भी ऐसी ही लैंग्वेज हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 21 में मिलती है कि किसी को उसकी लाइफ और लिबर्टी से क्या नहीं किया जाएगा? डिवॉइड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट बाय एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ऐसा ही ऐसी ही कुछ हम लैंग्वेज आर्टिकल 300A में पढ़ते हैं। किसी से उसकी भाई प्रॉपर्टी नहीं ले सकती गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट वही प्रोसीजर या फिर अथॉरिटी बाय ऑफ लॉ के थ्रू लिया जा सकता है, लॉ बना के लिया जा सकता है। ऐसी ही चीज आर्टिकल 301 में भी है, और ऐसी ही चीज आर्टिकल 326 में भी है। इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द। ठीक है भाई। तो 301 तो यहाँ से हटाओ एक बार, लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो उसमें ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन इनमें मिलेगी कि ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा करने के लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज आ जाए कि ऐसा करने के लिए आपको इस चीज से डिवाइड करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, तो वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्योंकि पार्ट थर्ड में तो फंडामेंटल राइट, ये राइट टू प्रॉपर्टी ये पार्ट थर्ड में नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट। ये राइट टू वोट ये पार्ट थर्ड में नहीं है, कहां पर है? बाहर है, इसलिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल या
लीगल राइट। और ऐसी ऐसी चीज यहाँ भी दी गई है, तो ये भी आपका राइट है, और इस राइट को आपने क्या बोलेंगे, राइट टू टैक्स। और क्योंकि ये कहाँ नहीं है, पार्ट थर्ड में नहीं है, इसीलिए ये कैसा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाद प्रायोरिटी देनी है आपको किसको, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाद हमें याद रखना है कि ये कैसा है, लीगल राइट है। यूपीएससी प्री में 2 बार क्वेश्चन आए हुए, राइट टू वोट पे आया था शायद, कि ये कैसा राइट है। तो एक बार ऑप्शन के अंदर ये दोनों नहीं थे, केवल लीगल राइट था, तो लीगल राइट सही था। और एक बार ऑप्शन में ये दोनों थे, तो दोनों होने पर आपको क्या चूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चूज करना है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका इंटरप्रिटेशन हमको याद करना पड़ेगा, इसका लिटरल मीनिंग मत याद कर लेना कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है और ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है भाई, कि पार्लियामेंट जो है बिना लॉ बनाए हुए, मतलब किसी टैक्स को रिड्यूस करना है या किसी टैक्स को अबॉलिश करना है, तो हमें लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या ऑलरेडी कोई टैक्स है उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें लॉ बनाना पड़ेगा, वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है अभी, कि किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म करना हो या कम करना हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही हो जाएगा, लेकिन किसी लॉ को लाना है, नया लॉ बनाना है, या ऑलरेडी किसी लॉ जो बना सॉरी कोई नया टैक्स लाना है और ऑलरेडी जो टैक्स बना हुआ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, क्या किसी टैक्स को रिड्यूस करना है या टैक्स को खत्म करना है, लॉ बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, नया टैक्स लाना है या ऑलरेडी किसी टैक्स जो है उसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। इसके बाद में लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, जो पावर है किसको लेकर, फाइनेंशियल मैटर्स में जो पावर्स है उनको ही कर लेते हैं अपने एक साथ ही, कि उनको लेकर अपने कंपैरिजन करें। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, पहली बात तो मनी बिल की बात अगर मैं करूं, तो मनी बिल डिसाइड करने की होल एंड सोल पावर किसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास है। इसके बाद ये केवल कहाँ ना मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा को क्या मिलेंगे, 14 दिन मिलेंगे। ठीक है भाई, इस 14 दिन में ये केवल डिस्कस कर सकती है और रिकमेंडेशन दे सकती है। रिकमेंडेशन लोकसभा पर बाउंडेशन नहीं होगी। ये क्या नहीं कर सकती, ये वोटिंग नहीं कर सकती। जब वोटिंग नहीं कर सकती तो रिजेक्ट नहीं कर सकती, और साथ ही साथ इस बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है भाई, और अगर ये 14 दिन तक कुछ नहीं करेगी तो ये डीम्ड टू बी पास बाय राज्यसभा मान लिया जाएगा, ये पास हो गया वहां से। इसका मतलब राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। इसीलिए मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग की नीड ही नहीं होती है। अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अभी मनी बिल के लिए 2 ऑप्शन है, क्योंकि उसकी लाइन ही ऐसी है, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो या तो इसको एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा, तीसरा ऑप्शन यूज नहीं कर सकता। किसके लिए, मनी बिल के लिए। क्लियर है भाई। और अगली चीज, इसका मतलब यह है कि मनी बिल के लिए वो सस्पेंशन वीटो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और कौन से वीटो जो अभी, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो वो यूज कर सकता है। ऐसा कौन सा बिल है जिसके लिए कोई भी वीटो यूज नहीं किया जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगली चीज ध्यान से सुनना भाई, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए भी ये सारी बातें लागू होगी। हाँ, बस ये तो मनी बिल के लिए होती है, बाकी सारी चीजें लागू होगी। क्या, वही इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, लोकसभा में, वही राज्यसभा को कितने मिलते हैं, 14 दिन, वही राज्यसभा की ये पावर्स है। ये सारी चीजें किसके लिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए भी याद रखनी है आपको। फिर इसमें लास्ट यहाँ तक ही पहुंचे थे अपने, अब इसमें एक दो चीजें और ऐड करते हैं अपने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के फॉर्म में अपने को याद रखनी है भी। ठीक है, एक तो पॉइंट है अपना एकदम रटा हुआ ही है, कि ये जो एक्सपेंडिचर्स है, इसको अपने
मेड फ्रॉम और चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड में क्या करते हैं अभी, अपने बांट बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये चीज देखो, एक चीज और याद रखना भाई कि ये चीज दी हुई कहाँ है, तो ये दी हुई है आर्टिकल 112 में। ठीक है भाई, इस पर और फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है अपने को। अगला जो, हाँ भाई, अगला जो पॉइंट है वो है द बजट सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स। इसको स्टेटमेंट के तौर पे याद कर लेना भाई। क्या भाई, कि द बजट शैल the budget shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditures। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो केवल इतना याद रखते हैं कि एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से भी फिर बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये चीज़ दी हुई कहाँ पर है। ये दी हुई कहाँ पर है, आर्टिकल 112 में दी गई है। कहाँ दी गई है, आर्टिकल 112 में दी गई है। लेकिन क्योंकि आपको बेयर एक्ट से पढ़ने की आदत है, तो आर्टिकल 112 में जब आप जाओगे तो आप ये तो पढ़ोगे ही कि एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन साथ साथ उसमें एक लाइन नीचे और दी हुई है कि शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स। भाई, रेवेन्यू जब आप जनरेट करोगे ना, ठीक है, तो उसमें भी तो पैसा खर्च होता है भाई। पटवारी वगैरह और ये सारी इनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है, वो जाएंगे, काम होता है, तो उसमें भी क्या होता है, पैसा लगता है ना भाई। तो वो भी एक्सपेंडिचर एक तरीके का, उससे बाकी के एक्सपेंडिचर से क्या रखना है, अलग रखना है। ठीक है भाई, तो ये भी कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। अगली चीज है भाई, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, हाउएवर इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। अगली चीज है भाई क्या, कि ये जो एक्सपेंडिचर है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है भाई, इसको इसके साथ पार्लियामेंट में, इसके साथ पार्लियामेंट में क्या किया जा सकता है, तो भाई सीधी सिंपल सी चीज है, इस पर वोटिंग की जा सकती है क्या, नहीं, केवल क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला है, द लोक सभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। ये जो लोकसभा है, ठीक है, ये क्या कर सकती है, लोकसभा क्या कर सकती है, कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड, ये अप्रूव कर सकती है और क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है भाई, एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट
किसका अमाउंट? वही डिमांड फॉर ग्रांट का, डिमांड फॉर ग्रांट का, ठीक है भाई, बट कैन नॉट इंक्रीज इट। बस देखो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई आप हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, तो आपको कितनी ग्रांट चाहिए ये आप तय करोगे। लोकसभा के अंदर उस पर केवल वोटिंग होगी, वोटिंग में वो पास हो गया तो वो ग्रांट मान ली जाएगी, और अगर रिफ्यूज हो गया तो, हाँ लेकिन ध्यान से सुनना भी, लेकिन यहां पर लोकसभा में कट मोशन आ सकता है। मोशंस पढ़े थे ना अपने ने, उसमें एक मोशन और है कट मोशन, वो यहाँ पे आता है अभी। कट मोशन का मतलब क्या है? लोकसभा जो है वो क्या कर सकती है, इसको या तो आपकी डिमांड को रिजेक्ट कर सकती है या आपकी डिमांड को कम कर सकती है, ठीक है, उसके लिए क्या आता है? कट मोशन आता है अभी। लेकिन लोकसभा इंक्रीज नहीं कर सकती, लोकसभा के पास पावर नहीं है कि नहीं 1000 की जगह क्या करो 1200 कर दो, 1000 की जगह क्या कर दो 1200 कर दो, ठीक है, 1200 करोड़ कर दो भी, ये लोकसभा के पास पावर नहीं है, ये ध्यान रखना भी आप। ठीक है, और किसी डिमांड को रिफ्यूज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए क्या आएंगे? कट मोशंस आएंगे। क्या आएंगे? कट मोशंस आएंगे भी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है भी, अभी कट मोशन पढ़ेंगे समझ जाओगे आप चीज। नो सच डिमांड कैन बी प्रपोज्ड to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant voted or of varying the amount of any expenditure charged या charged on the consolidated fund of India। भाई ध्यान से सुनना, नो सच अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, ठीक है भाई, कैन बी प्रपोज to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount or altering the destination of the grant voted। मतलब यह है भाई, एक बार आपने किसी ग्रांट में किसी ग्रांट पर वोटिंग करवा ली, ठीक है, कि 1000 करोड़ की ये डिमांड फॉर ग्रांट है, इस पे वोटिंग हो गई, अब वो क्या होगी? पास हो गई। अब एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाते समय आप उसको कम ज्यादा नहीं करवा सकते, वो चीज ऑलरेडी हो गई है। एप्रोप्रिएशन बिल किस लिए आता है भाई? इसको इस तरीके से समझना भाई, इसको ये बुकिश लैंग्वेज से ज्यादा बेटर है अपने इस तरीके से समझें कि भाई एक होती है डिमांड, क्या होती है? डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है भाई, ये तय करता है कि इतना पैसा निकालना है या नहीं निकालना है, ठीक है भाई। जैसे आपने कहा हमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो पहली बात तो अब इस पर वोटिंग हो रही है कि हाँ भाई कि 1000 करोड़ रुपए दें कि नहीं दें, ठीक है, तो इस पर वोटिंग हो गई और ये क्या हो गया? पास हो गया। इसके बाद अभी तो ये तय हुआ है कि 1000 करोड़ रुपए इस चीज के लिए देने, ठीक है, अब देने कहां से? कंसोलिडेटेड फंड में से देने, तो वो पैसे निकालने भी तो पड़ेंगे। तो भाई इसको सीधा सा है भाई कि भाई एक्सपेंडिचर निकालना है हमको बाहर, किसमें से? कंसोलिडेटेड फंड में से। और इसके लिए एक अलग से बिल आएगा, कौन सा? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल को इससे कोई मतलब नहीं है कि 1000 है 1500 है क्या है। एप्रोप्रिएशन तो बिल ये है कि हाँ ये बिल पास होगा तो 1000 करोड़ बाहर निकलेंगे, इसको इससे मतलब नहीं है कि 1000 क्यों है, बस वो 1000 है, लेकिन अब ये 1000 करोड़ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ेगा भी, ठीक है भाई। तो एक बार डिमांड फॉर ग्रांट जो है उस पर वोटिंग हो गई, तो एप्रोप्रिएशन बिल के समय इसे कम ज्यादा या अल्टर या अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड वाला एक्सपेंडिचर है उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में भी द लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस in respect to the estimated expenditure for a
पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको थोड़ा सा अपने समझाते हैं अभी। ठीक है, यूं समझो कि अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, सीधा ही एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आपको पता है भाई बजट कब आता है, बजट कब आता है, कितनी तारीख को आता है भाई, 1 फेब को आता है। तो एक तरीके से बजट जब आएगा तो वो कौन सा सेशन है, बजट सेशन है। ठीक है भाई, और बजट से, इस बजट का मतलब क्या है भाई, हमें पैसा निकालना है या पैसा तय करना है खर्च करने वाला और आने वाला, कि हाँ हमारे ये एस्टिमेशंस है, लक्ष्य है, किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक होता है। क्लियर है ना भाई। अब ये 1 फरवरी को बजट आया, और बजट आया तो 5 उसके कितने हैं भी, स्टेप हैं, कौन कौन से हैं भी, प्रेजेंटेशन 6 है, सॉरी। ठीक है भाई, 6 स्टेप्स हैं। ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या है, जनरल डिस्कशन। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, जनरल डिस्कशन के बाद स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। कर चुके हैं अपने ये स्टेप याद पहले ही। अगला क्या है, ठीक है, वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगला क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। अगला क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। अगला क्या है, हाँ भाई, फाइनेंस बिल। तो ये स्टेप करते करते, ये स्टेप करते करते अगर ऑलरेडी 1 अप्रैल आ गया, तो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के बाद जो खर्चे होंगे उसके लिए तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि पिछले बजट में जितना भी एलोकेशन था वो तो जीरो हो चुका है। जीरो बजटिंग होती है एक तरीके की, क्योंकि जितना बजट में आपको पैसे दिए गए हैं, मान लो 1,000 करोड़ रुपए, और आपने मुश्किल से 300 करोड़ खर्च किए हैं, तो वो 700 करोड़ अगले बजट में जुड़ेंगे नहीं आपके, वो 700 करोड़ लैप्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब 1 अप्रैल से तो वापस खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो कई बार अगर जब 1 अप्रैल ऑलरेडी आ जाता है, इसीलिए तो सरकार 28 फरवरी से बजट को पीछे ले गई है। कहाँ ले गई है, 1 फेब पे ले गई। पहले 28 फेब को आता था, और अभी सरकार सोच रही है कि और पीछे ले जाए और 1 जनवरी को ले जाए। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो 1 अप्रैल से पहले बजट को क्या कर सके, लागू कर सके। लेकिन मान लो बजट लागू ही नहीं हुआ अभी, लेकिन 1 अप्रैल से तो पैसा चाहिए। तो ऐसे में सरकार एक बार बजट के बीच में वोट ऑन अकाउंट, इसको क्या कर देती है, इम्प्लीमेंट, इसको वोटिंग करके पास पहले करवा लेती है। और वोट ऑन अकाउंट में आपको क्या मिलता है भाई, बजट का 1/6 जो है वो पैसा आप निकालने की पावर आपके पास आ जाती है भाई। ठीक है भाई, तो इससे एक बार काम चल जाता है, और फिर वो पूरा बजट पास हो जाएगा। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो तो हो गया फिर पूरा बजट। लेकिन 1 अप्रैल को पैसा निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई वोटिंग की हुई चीज़ होनी चाहिए। तो वो क्या है भाई, वोट ऑन अकाउंट है। तो ये सारे क्या है भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग बजट। हाँ भाई, सामने देखना भाई, स्टेजेस इन इनेक्टमेंट।
ठीक है भाई, सबसे पहले आपको पता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो ध्यान से सुनना भाई। भाई इसमें ये तो आप सबको ही पता है अभी 2017 से पहले बजट जो है वो कैसा आता था? रेलवे बजट और जनरल बजट। 2017 से ये क्या हो गया? कंबाइंड हो गया। ऐसा पहली बार कब हुआ था? 1925 में ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है। और कमिटी जो है 24 में आई थी, एकवर्थ कमेटी, उससे 25 में 1925 में पहली बार बजट को दो पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अच्छा, एक और चीज, ये जो बजट है अगर अपने इस हिसाब से देखें तो अपने कहेंगे कि 1925 से लेकर लास्ट 2016 तक का जो बजट है, इसमें बजट जो है, ठीक है, इसमें बजट जो है, लेकिन इसमें जो बजट है, ठीक है भी, लेकिन कौन सा बजट? सेंट्रल बजट। ठीक है भाई, दो पार्ट में डिवाइड हो गया होता था। एक तो कौन सा? रेलवे। और दूसरा कौन सा? जनरल बजट। दूसरा कौन सा? जनरल बजट। ठीक है भाई, लेकिन इसके अलावा भी तो बजट दो पार्ट में डिवाइड होता है। यूनियन बजट और स्टेट बजट। ऐसा पहली बार कब हुआ था भाई? यूनियन बजट और स्टेट बजट में ये कब डिवाइड हुआ था? 1909 में। हाँ 19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बजट को पहली बार यूनियन बजट और उसमें प्रोविंशियल बजट कहलाता था, स्टेट बजट में डिवाइड किया गया था भाई। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना भाई। ठीक है भाई, इसी में अपने आगे बढ़ते हैं भी। द बजट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड टू द हाउस इन टू और मोर पार्ट्स। व्हेन सच प्रेजेंटेशन टेक प्लेस ईच पार्ट शैल बी डील्ड विद एज इट वर द बजट। मतलब हर एक, अगर बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके लेकर आओगे, तो आपने ने पढ़ा था ना कंपार्टमेंट वाला सिस्टम, कंपार्टमेंट क्लोजर। तो हर एक पार्ट को अलग से पूरा बजट ही समझा जाएगा, उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा और उस पर वोटिंग और वगैरह सब अलग से की जाएगी। ठीक है भाई, द फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट लेकर आता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट लेकर आता है, रखवाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो पूरे बजट को प्रेजेंट करेगा, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे क्या बोलते हैं? बजट स्पीच बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस इट एंड हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। लोकसभा के बाद, लोकसभा के बाद ये बजट कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा इसे क्या कर सकती है? डिस्कस कर सकती है और वोट नहीं कर सकती। किस पे वोट नहीं कर सकती? क्लियर है भाई? अगली चीज, द बजट डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें मेनली क्या क्या चीजें हैं? बजट डॉक्यूमेंट में मेनली क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें एक तो क्या आ जाएगी? बजट स्पीच आ जाएगी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा इसके अंदर।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा इसमें। और क्या आएगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें फाइनेंस बिल आ जाएगा। किसके रिगार्डिंग, बजट के अंदर नए टैक्सेस की भी तो बात की जाएगी, या कोई बढ़ाने की या वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें एक आएगा स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर दी FRBM एक्ट। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, FRBM एक्ट फाइनेंस। हाँ भाई, ये क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है भाई, बताया था ना भाई, फिस्कल, सॉरी, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। कब का ये, 2003 का एक्ट है भाई। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी भाई, एक तो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, हाँ भाई, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। माइक्रो किसकी बात करता है, ठीक है, और ये मतलब बेसिकली जो मैक्रो के अंदर जो है वो इकोनॉमी, जो मतलब पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह और इन सब की डिटेल में बात होगी। तो इनका फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या होगी भी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। बेसिकली आपकी क्या फिस्कल पॉलिसी रहने वाली है, इसको लेकर जो स्टेटमेंट है। ठीक, इसके अलावा एक्सपेंडिचर क्या रहने वाले हैं बजट के अंदर, ये दिया होगा अभी इसके अंदर। ठीक है भाई, इसके अलावा रिसिप्ट बजट आएगा। कौन सा बजट आएगा, कमाई क्या हो सकती है। ठीक है भाई, इसके अलावा और क्या चीज आएंगी, मेमोरेंडम। ठीक है भाई, एक एक्सपेंडिचर प्रोफाइल भी याद कर लेना कि भाई एक्सपेंडिचर प्रोफाइल मतलब क्या, किस किन चीजों में खर्चे वगैरह सब ये पॉसिबल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल। इसको अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूं समझ लेना कि फाइनेंस बिल से रिलेटेड चीज है।
और फाइनेंस बिल किससे रिलेट करता है? टैक्सेशन से रिलेट करता है। ठीक है भाई, इसके बाद में वही है बजट एट ए ग्लांस। इसका एक समराइज्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में और क्या आ जाएंगे भाई इसमें? इसमें आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस बजट अनाउंसमेंट, या आप ऐसे कर लो कि जो प्रीवियस बजट है, ठीक है भाई, उसके आउटकम्स क्या हैं? मेनली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको पता चलेगा। और एक आएगा की टू बजट डॉक्यूमेंट्स। अब इस पूरे में आपको कोई याद रखनी है ना वो चीज, वो बस इतना ध्यान रखना भाई। क्या ध्यान रखना? कि बजट के अंदर FRBM एक्ट जो है वो इंक्लूड होता है भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा देखना है कब से है। 2022 से किया है, कब से किया है इन्होंने? 2022 से किया है क्या? ये थोड़ा सा चेक कर लेना भाई। ठीक है, द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो भाई ये जो इकोनॉमिक फील्ड में स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह है, ठीक है, उसको लेकर FRBM एक्ट जो है वो रिलेट करता है। कभी डिटेल में बाद बात करेंगे, लेकिन इसको कब से बजट के अंदर इंक्लूड किया जाने लगा है, ये थोड़ा सा देखना भाई। इसके बाद में अर्लियर द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट। नाउ इट इज प्रेजेंटेड वन डे, नाउ इट इज प्रेजेंटेड वन डे और ए फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। भाई ये कह रहा है कि पहले इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ ही लाते थे, आजकल एक दो दिन पहले ले आते हैं। ठीक है भाई, और दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कौन बनाता है? अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, और ये वास्तव में हमें बताता है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी एग्जाम में ये देखना हो कि आपके रोड की कितनी रोड की लेंथ है टोटल इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे की कितनी लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके इंडिया में टोटल कितने पोस्ट ऑफिस है, कौन कौन सी सरकार की स्कीम चल रही है, किस में कितना खर्च हुआ है, कौन कौन से मिनरल्स में हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में हम कौन से नंबर पर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है भाई, कॉपर में फर्स्ट कौन है, गोल्ड में फर्स्ट कौन है, ये सारी चीज़ें किस में मिलेगी? इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी बुक के भरोसे मत रहना इन फैक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि आप जो बुक उठाओगे तो हो सकता है बुक आपकी 1 साल भी पुरानी हुई, तो उसमें 1 साल पुराना डाटा होगा। ठीक है, और एग्जाम में वो पूछेगा कि गोल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन है, कॉपर में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? और हो सकता है आपकी बुक अगर 1 साल भी पुरानी है तो वो 1 साल पुराने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली, और आपकी 4 साल पुरानी है तो 4 साल पुराने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जो है उसी पर अपने को क्या चाहिए, इस पर रिलाई करना चाहिए कि ये जो फैक्ट्स हैं कि सड़क कितनी है, पोस्ट ऑफिस कितने हैं, मिनरल्स में अपनी क्या पोजीशन है, एनर्जी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने, उसमें कोल एनर्जी कितनी है, थर्मल एनर्जी कितनी है, थर्मल कोल तो एक ही होगी, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है, विंड एनर्जी कितनी है, सोलर एनर्जी कितनी है। ये सारे फैक्ट्स किससे पढ़ने पड़ते हैं अपने को? इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ने पड़ते हैं भाई। ठीक है, बाकी इसमें कर लेते हैं अपने। एक और चीज़ देखिएगा भी, आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कुछ हुआ है क्या मार्केट में? रेपो रिवर्स रेपो से कुछ नहीं हुआ क्या आज? आ गया था?
आज न्यूज़पेपर में कैसे था फिर ये? दो मैंने भास्कर में देखा था मैंने। अच्छा एक चीज, कभी आरबीआई की साइट पे जाना, ठीक है भाई। और इसमें यहाँ आना भी अब, ठीक है। इसमें एक आएगी पॉलिसी रेट्स। तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है अभी कि पॉलिसी रेट्स कौन कौन सी है। तो रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये सारी किस में आती है? पॉलिसी रेट्स में आती है। किस में आती है? पॉलिसी रेट्स में, ठीक है। एक होते हैं रिजर्व रेशियोज, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या? हाँ लिक्विडिटी रेशियो तो है, ठीक है। हाँ नहीं वो तो हो गया स्टैचुरी, स्टैचुरी लीगल रेशियो क्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद में एक्सचेंज रेट्स है, हालांकि, ठीक है। और इसके बाद में एक ये भी होती है डिपॉजिट रेट्स में भी बेस रेट इंपॉर्टेंट होती है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। एग्जाम पर्पज से आपको जब भी देखना हो कि पॉलिसी रेट्स, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फॉलोइंग में से कौन सी पॉलिसी रेट है या नहीं है, रिजर्व रेशियोज किसको कहते हैं, ठीक है। और एक डिपॉजिट रेट्स कौन कौन सी है। इसके बाद में ये है, ठीक है, रेगुलेटेड एंटाइटीज। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो इनके एक तरीके से पोर्टल्स चल रहे हैं आरबीआई के, जो पोर्टल्स चल रहे हैं, पोर्टल समझ गए क्या? इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, परवाह, उद्गम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आरएस प्री में क्वेश्चन आया था एक कि फॉलोइंग में से कौन सा पोर्टल या कौन सी ऐप या कौन सी चीज़ जो है वो आरबीआई से रिलेट करती है, और उसमें 3-4 ऑप्शन थे और उसमें से एक आंसर क्या था। फिर इनके अलग अलग काम है भी, ठीक है भाई, इनके अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मनी है, ठीक है भाई, इसका क्या काम है? तो ये मनी जो है ये मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मतलब नकली नोट की पहचान आप इस ऐप से कर सकते हो भाई। तो ये चीज़ें कई कई बार है ना, आरबीआई में जाना, कभी चेक करना कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ये भी याद कर लेना कि हाँ भाई ये सारे क्या है भाई, आरबीआई के पोर्टल है। और कभी बाद में पढ़ते रहना रिवर्स रेपो, रेपो क्या है, ये तो कभी या पढ़ा होगा आपने, लेकिन एटलीस्ट कम से कम याद रखना कि ये पॉलिसी रेट्स में क्या क्या आते हैं, रिजर्व रेशियोज में क्या क्या आते हैं, एक्सचेंज रेट और डॉलर वाली है, और डिपॉजिट रेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है।